अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर आपसे मुखातब हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी फेयर ट्रायल पर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज की लेक्चर के अंदर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स एंड द ऑनरेबल डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान उसके फैसलों की रोशनी में जो फेयर ट्रायल को डिफाइन किया हुआ है, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इन ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से, वो मैंने आपकी गोशगुजार करने हैं। 40 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने सेट किए हुए हैं और ये प्रिंसिपल जो है वो हमारी आइन के मुताबिक हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेड है, यानी वो इनको फॉलो करने की पाबंद होती हैं। ठीक है जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा पिछला जो लेक्चर ऑलरेडी जो हम अपलोड कर चुके हैं, फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एन आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन। पहले आपने उस लेक्चर को सुनना है, उसके बाद जो है वो आपने इस लेक्चर को सुनना है। उस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फेयर ट्रायल को डिफाइन किया हुआ है और आज हम ऑनरेबल कोर्ट्स के फैसलों की रोशनी में इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। हमारा ये लेक्चर जो है वो हमारे जो सिविल जजेस एडीपीपी, एएसजे, डीडीपीपी और हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स खासतौर पे और हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन सब के लिए एक बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। इसको शुरू से अंत तक आपने ज़रूर सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। ओके जी। सो सबसे पहले मैं एक इन शॉर्ट जो है वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का बताता जाऊं। आर्टिकल 10A में लिखा हुआ है कि सिविल राइट्स, ऑब्लिगेशंस और क्रिमिनल चार्ज को प्रूव करने के लिए फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। इसके बारे में हमने तफसीली जो है वो अपने उस लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। आर्टिकल 10A एन आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन वो देख लेना है। बड़ा कैटेगोरिकली हमने उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। बहरहाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो हम इस बारे में देते जाएं कि फेयर एंड ट्रायल, फेयर मीन द इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम सस्पिशन, इवन हैंडेड, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, and trial mean the judicial examination of the parties having their issues before the court of law. So कोर्ट ऑफ लॉ जो है, जो पार्टीज के इशू को डिसाइड करेगा उसे ट्रायल कहते हैं। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जोड़ दें तो इसको जो है वो हम फेयर ट्रायल की डेफिनेशन इस तरह करते हैं। द फेयर ट्रायल मीन्स अ प्रॉपर हियरिंग बाय एन अनबाइस्ड एंड कॉम्पिटेंट फोरम। और ये डेफिनेशन जो है वो 2017 पीएलसी नोट पेज नंबर 100 और कराची यानी सिंध हाई कोर्ट में ये जो है वो इसको डिफाइन किया हुआ है। नईम अख्तर चांग वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके जी। तो ये फेयर ट्रायल की जो है वो डेफिनेशन है। आगे ड्यू प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। सो ड्यू मीन द जस्ट, द लॉफुल एंड द सफिशिएंट, द रेगुलर, एंड द प्रोसेस मीन द सीरीज ऑफ एक्शंस and the continuous method and the continuous procedure. So procedure according to law, so just procedure and the sufficient procedure and the regular procedure is called the due process. Okay? तो आपने तमाम तर जो सिविल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन जो है और क्रिमिनल ट्रायल जो है वो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तहत चलेंगे। ठीक है जी। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम आज जो है वो वन बाय वन जो है फैसला जात की रोशनी में जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने किए हैं उनको डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले जो चार आइडियाज जो हैं, पहले जो चार प्रिंसिपल्स हैं, वो एक है जी प्रॉपर हियरिंग, नंबर 2 है अनबाइस्ड फोरम, नंबर 3 है कॉम्पिटेंट फोरम एंड नंबर 4 अनइंटरेस्टेड जज। ये जो चार आइडियाज जो हैं फेयर ट्रायल के मुतल्लिक, ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास 2017 पीएलसी नोट 100 कराची यानी नईम अख्तर चांग वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और फिर दूसरा
सबसे पहला जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने फेयर ट्रायल के ऊपर दिया था वो था जी 2012 PLD और 553 सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो केस था जी नंबर 4 ऑफ 2010 वर्सेस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इन अ कंटेम्प्ट पिटिशन। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट पिटिशन आई थी, कोई सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने नहीं माना था, तो उस केस के अंदर भी जो है वो ये चारों के चारों जो है वो आइडियाज डिस्कस किए गए हैं। ओके जी, सो उन्होंने कहा जी, सो द प्रॉपर मीन according to law, so hearing must be in accordance with law, so the hearing must be in accordance with law means what are the different stages of the trial. So अगर हम देखें तो जो मेन स्टेजेस हैं वो नंबर 1 है वो जी कॉलिंग ऑफ द पार्टीज बिफोर द कोर्ट और द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द कोर्ट, सो द सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज and the evidence stage, जिसको हम examination stage कहते हैं, and the argument stage, and next is the adjudication or the pronouncement of judgment. Simply ये जो है वो ट्रायल के मेन हिस्से होते हैं। सो इन तमाम हिस्सों को जो है वो पूरा करना होता है, इसे हम फेयर ट्रायल कहते हैं। unbiased and competent forum, so the judge must not take the sides of any party. He decide the case on merits. उसे बायस नहीं होना चाहिए। So the judge or the forum must be competent to hear the case. उसको competent भी होना चाहिए, जितनी उसकी jurisdiction है उसके मुताबिक उसको केस को सुनना चाहिए। And next is the uninterested judge. No one should be judged in his own cause. ठीक है जी, इन हिज ओन काज का मतलब है कि उसका उस केस के अंदर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके जी, फिर एक और असूल जो है वो इन्हीं के अंदर दिया गया, जस्टिस शुड नॉट बी ओनली डन बट सीन टू हैव बीन डन। जस्टिस जो है वो ये कह देना कि हम इंसाफ कर दिया, हमने इंसाफ कर दी, इतना काफी नहीं है। जस्टिस होता हुआ नजर आना चाहिए, प्रैक्टिकल जो है वो उसकी जो है वो नजर आना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। सो इन दो प्रेसिडेंट्स के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स इन 4 आइडियाज को जो है वो डिस्कस किया गया था। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आइडियाज हैं 5, 6 और 7, ये वाली जी तीनों, ठीक है, यानी decision upsetting rights, prior notice and fair opportunity। ये जो है चारों के चारों आइडिया, 3 आइडियाज जो हैं ये कहां पे डिस्कस हुए हैं, प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा। कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस नाइला करीम 2021 PTD 1492 लाहौर हाई कोर्ट। सो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा खूबसूरती से जो है यहाँ पे 3 प्रिंसिपल जो है वो फेयर ट्रायल के दिए हुए हैं अपनी जजमेंट के अंदर। प्रॉपर हियरिंग का भी दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अदर देन और भी दिए हुए हैं। सो नंबर 1 वो कहते हैं डिसीजंस, नो वन शुड बी पेनलाइज्ड बाय अ डिसीजन upsetting and afflicting the rights of the parties। कोई भी जो है वो ऐसा डिसीजन नहीं किया जाएगा जो पार्टीज के राइट्स को वायलेट करेगा, जो पार्टी के एडवर्स होगा। ठीक है जी, वो जो डिसीजन होगा मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसके अंदर ये सेटल हुआ है। फिर दूसरी बात जो हुई, प्रायर नोटिस टू द पार्टीज, जहां पे नोटिस भेजना जरूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ, वहां पे जो है वो हमारा जज या हमारा कॉम्पिटेंट फोरम जो है वो प्रायर नोटिस भेजेगा। ये फेयर ट्रायल है। फिर उन्होंने कहा जी अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस बाय द पार्टीज इन द शेप ऑफ प्लेंट, in the shape of FIR, in the shape of private complaint, and in the shape of written statements। तो वो अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए जो है वो उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक जो मौका है उसको फ्राहम किया जाएगा।
तो ये तीनों डिसीजन जो हैं वो इस जजमेंट के अंदर डिसाइड किए गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, वो है जी 8 है जी, हियर द बोथ पार्टीज। ओके जी, हियर द बोथ पार्टी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ और द ऑल्टरम पार्टम। ठीक है जी, और द ऑल्टरम पार्टम, इसको जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमने, हमारे पास दो जजमेंट्स हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो डिफाइन करती हैं। ठीक है, सो नंबर 1 है जी मोहम्मद नवाजिश अली वर्सेस फैमिली जज, 2021 CLC 1841 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। और दूसरी जो है वो हमारे पास डीजे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, 2016 PTD 1723 कराची यानी सिंध हाई कोर्ट। ओके जी, इसके अंदर जो है वो जो बात लिखी हुई है वो कहते हैं जी, फेयर ट्रायल रूटेड इन twin canons of natural justice, namely, no one should be judged in his own cause and no one should be condemned unheard. Okay, so इस जजमेंट्स के अंदर जो है वो ये फैसला किया गया है कि ये जो फेयर ट्रायल है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक रूट है, उसका एक बेहतरीन असूल है, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही फेयर ट्रायल है। ओके, सो उसके अंदर जो है वो ये आइडिया जो है वो एक दिया गया है, जो फैसला दिया गया है कि पार्टीज को सुना जाएगा, दोनों पार्टीज को जो है वो सुना जाएगा, इसी को हम जो है वो फेयर ट्रायल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी लीगल एड। ओके जी, लीगल नंबर 9, लीगल एड, राइट टू लीगल एड। राइट टू लीगल एड is a fundamental right of the accused, and it would be the fair trial if the authorities provide the right to legal aid to the accused. So उसको वकील करने का, उसको काउंसिल से कंसल्ट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ओके जी, ये कहाँ पे जो है वो फैसला किया गया है, ये है जी शफकत मसीह वर्सेस स्टेट, 2021 MLD 1415 लाहौर हाई कोर्ट। उसके अंदर बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल दिया गया है। इस जजमेंट के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स, जो कन्फेशन है एक्यूज्ड की, वो विदाउट कंसल्टिंग लीगल, जो लीगल विदाउट कंसल्टिंग द एडवोकेट एंड विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल, उसका कन्फेशन जो है वो लिया गया। रिकॉर्ड में भी कोई बात नहीं थी कि इस किस्म की उसे कोई अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपनी काउंसिल से जो है वो कंसल्ट कर ले। तो फिर इस बात को जो है वो उन्होंने कहा कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। ओके जी, सो राइट टू लीगल एड जो है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नंबर 10 पे है, वो है जी हमारे पास 3 जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो इस जजमेंट के अंदर दिए गए हैं, 12 तक, 10, 11 और 12। इस जजमेंट के अंदर ये 3 प्रिंसिपल जो है वो दिए गए हैं। जजमेंट पहले जो है वो मुलाहिजा कर लें, वो है जी वकास एंड ब्रदर्स इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DHL एक्सप्रेस, 2021 PLD 333 इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसके अंदर जो है वो बड़ा जबरदस्त जो है हमारे पास 3 असूल जो है वो इस जजमेंट के अंदर दिए गए हैं। पहला है जी अपॉर्चुनिटी टू मेक आउट द केस एंड अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड द केस, सो द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केसेस, दैट इज कॉल्ड द फेयर ट्रायल। एक तो ये असूल उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने इसके अंदर एक और जो बात भी दी हुई थी वो था न्यूट्रल अंपायर का, ये भी असूल इसके अंदर दिया गया है। तीसरी जो बात जो है वो न्यूट्रल अंपायर की, यानी इम्पार्शियल अंपायर होना चाहिए, जज जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, फोरम जो है इम्पार्शियल होना चाहिए। तीसरा था ड्राइविंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स।
if any special and local law having no procedure to decide the case। ठीक है जी, यानी किसी स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर जो है कोई लॉ लिखा नहीं है, कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स जो हैं वो लेट डाउन किए नहीं किए गए। सो इसके अंदर ये कहा गया है कि फिर कोर्ट को, उस अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये चाहिए कि वो फेयर ट्रायल करे। वहां पे क्या फेयर ट्रायल करे? उन्होंने कहा जी, द ऑनरेबल कोर्ट्स और द ऑनरेबल फॉर्म मस्ट एक्सट्रैक्ट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम द सिविल प्रोसीजर कोड। सो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर फिर जो बातें उससे रिलेटेड लिखी हुई हैं वहां से जो है वो प्रिंसिपल डिराइव करे। ठीक है जी, यानी अगर कोई स्टैट्यूट खामोश है स्पेशल लोकल लॉ, तो फिर हम अपने मेन लॉ की तरफ आ जाएंगे। वहां पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फेयर ट्रायल। ओके जी, सो 3 इसके अंदर आइडियाज थे जो मैंने अब तक गोशगुजार कर दिए हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है बहुत जबरदस्त एक और प्रिंसिपल है हमारे पास जी, कंसाइज एंड सिंपल ऑर्डर। बड़ी और से बात सुनी है जी, साइटेशन लिख ले पहले। जो 13वां सूल है, फारूक हुसैन वर्सेस शेख आफ्ताब अहमद 2020 PLD 617 सुप्रीम कोर्ट। ओके जी, इसके अंदर जो बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो बताई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ द सुपीरियर कोर्ट satisfied and agreed with the judgment, with the degree and with the reasons of the lower court, then there is no need to explain it, and there is no need to highlight the grounds. The superior court is bound to write down the concise and very short order as to endorsement of the judgments pronounced by the lower court। यानी जो लोअर कोर्ट ने फैसला किया है उस फैसले से अगर अपर फोरम जो है वो सेटिस्फाइड है, एग्री है, तो फिर अपर फोरम को ये जरूरत नहीं है कि वो जो सारी ग्राउंड उसने लिखी है वो भी अपने फैसले में लिखे। अपर कोर्ट के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो उनकी जो रीजंस हैं उसको एंडोर्स करे और अपना एक शॉर्ट और कंसाइज जो है वो ऑर्डर लिख दे। इसी को फेयर ट्रायल कहा गया है। यहाँ पे ये फेयर ट्रायल की वायलेशन नहीं होती। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो उन्होंने ये कहा है कि इफ द सुपीरियर कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड with the decision of with the judgments of the lower court, then it is the duty of the superior court to write very clear and explicit judgment or order। ओके, यहाँ पे जरूरत है उसको फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। अगर यहाँ पे नहीं करेगा तो ये फेयर ट्रायल नहीं होगा। सो अगर सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट से एग्री नहीं है तो फिर यहाँ पे उसको अपनी रीजंस लिखनी पड़ेगी कि वो क्यों जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ओके जी, फिर ये दोनों चीजें जो है वो फेयर ट्रायल का हिस्सा होंगी। ओके जी, नेक्स्ट जो है नंबर 14, दैट इज द प्रॉपर एग्जामिनेशन। ओके जी, नंबर 14 इज द प्रॉपर एग्जामिनेशन। अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉपर एग्जामिनेशन की जो बात हो रही है और आर्गुमेंट्स ऑफ पार्टीज की जो बात हो रही है और जो रीजन जजमेंट की बात हो रही है, हम इन तीनों को जो है वो इकट्ठा करने लगे हैं। ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं हमारे सामने, प्रॉपर एग्जामिनेशन, आर्गुमेंट्स ऑफ पार्टीज एंड रीजन जजमेंट्स। सबसे पहले जो है वो ये साइटेशन लिख लीजिएगा। ये है जी 2020 PID 591 सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह दीनो खान भैयो वर्सेस ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस केस लॉ के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स 3 बेहतरीन असूल जो है वो दिए गए हैं। नंबर 1, प्रॉपर एग्जामिनेशन। सो द राइट टू एग्जामिनेशन इन चीफ, right to cross examination and right to re-examination if it is necessary। ये तीनों राइट देने चाहिए, यही फेयर ट्रायल होता है।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हियरिंग ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ द पार्टीज के जो आर्गुमेंट्स हैं, जो अपने वो केसेस के रेफरेंस से रखते हैं, उनको भी सुनना चाहिए, ये भी फेयर ट्रायल होता है। फिर द जजमेंट मस्ट बी रीजन्ड, मस्ट बी बेस्ड ऑन द रीजंस, मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स, मस्ट बी बेस्ड ऑन द रियलिटी। ठीक है, तो रीजन जजमेंट्स होनी चाहिए जो मेरिट्स पे हो। तो ये इसके अंदर उन्होंने कहा जी ये भी फेयर ट्रायल होता है। ओके जी, सो 3 जो है वो 16 तक ये हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो है जी 17, दैट इज दी प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एविडेंसेस। ये वाली बात जो है मोहम्मद बशीर वर्सेस रुखसार 2020 PLD 334 सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो रूल ऑलरेडी उन्होंने जो है वो दिए, जो मैंने अपने वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे असूल से वो थे। यानी अरेस्टी मस्ट इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, एक ये उन्होंने कहा फेयर ट्रायल है। परमिशन टू कंसल्ट विद लॉयर एंड डिफेंड बाय लॉयर, ये भी एक प्रिंसिपल लॉ डाउन हुआ इसके अंदर। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड, जो उसके जुर्म लगाया है उसको बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, ये भी फेयर ट्रायल है। फिर अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेसेस हु डिपोज्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ आई हैं कि उसको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। फिर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस इन एविडेंस ब्रॉट अगेंस्ट हिम, जो भी एविडेंसेस जो हैं, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एविडेंसेस। सो जो भी एविडेंसेस जो हैं वो किसी के खिलाफ आते हैं उनको प्रोड्यूस करने का मौका दिया जाए, और जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं, अब दूसरी पार्टी को, अपोनेंट पार्टी को उनको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए कि इन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो मतलब ये होता है। सो इसको भी जो है वो हम फेयर ट्रायल का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, दैट इज द इंटरम रिलीफ 18, इंटरम रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्या है जी, पहले साइटेशन लिख लीजिएगा, शेल पाकिस्तान लिमिटेड वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2020 PLD 1607 ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। इसके अंदर उन्होंने कहा जी इंटरम रिलीफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मेन मैटर। सो द इंटरम रिलीफ, इसको स्टॉप गैप एग्रीमेंट भी कहते हैं, स्टॉप गैप एग्रीमेंट, यानी द इंटरम रिलीफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मेन मैटर इज अ फेयर ट्रायल। किसी भी किस्म का उसको जो है वो इंटरम रिलीफ देना, ये फेयर ट्रायल के जिम्मे में आता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द मैटर। ओके जी, सो नेक्स्ट हम चलते हैं जो 19 है, दैट इज अनरफल्ड इमोशंस, अनरफल्ड इमोशंस। ओके, साइटेशन लिख लीजिएगा, सैयद रिफत हुसैन बनाम सरकार 2020 PCRLJ 1486 कराची यानी सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो उन्होंने असूल दिए हुए हैं वो है जी, एक तो अनरफल्ड इमोशन, नो सेकंड चांस। ओके जी, नो सेकंड चांस, ये जो है वो 2 असूल यहाँ पे दिए हुए हैं इस जजमेंट जो मैंने अभी आपको बताई है। सो पहला क्या है जी, अनरफल्ड इमोशंस। जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो ऑनरेबल जज है या ऑनरेबल फोरम है, उसको अपने फैसले इमोशंस पे नहीं करने चाहिए, डिसीजन लॉजिक पे होने चाहिए, नॉट ऑन इमोशंस। ओके, ये एक फेयर ट्रायल का असूल है। फिर दूसरा जो है उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो सेकंड चांस टू इम्पोज टू इम्प्रूव देयर केसेस। इसको जरा मैं एक मतलब पढ़ दूं ताकि आपको भी वाला, कोर्ट कैन नॉट अलाउ वन ऑफ द पार्टीज टू फील लेकोना इन देयर एविडेंस और एक्सटेंडिंग सेकंड चांस टू ए पार्टी टू इम्प्रूव देयर केस और द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस टेंडर्ड बाय देम। तो कोर्ट जो है किसी भी सूरत जो है वो इक्वालिटी ऑफ आर्म्स को नहीं भूलेगा। ठीक है जी, यानी जितना उसने केस को इंप्रूव करने के लिए, एविडेंसेस को
एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम उसने दूसरी पार्टी को दिया है, सो पहली पार्टी के साथ भी वही होगा। ये नहीं होगा कि एक पार्टी को जो है वो अपने एविडेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो उसको टाइम दिया जा रहा है, एक दफ़ा उसने एविडेंसेस दी थी उसको ठीक कर ले, मजीद को बेहतरी कर ले, ऐसा करना जो है वो फेयर ट्रायल के जिम्मे में नहीं आता। सो सेकंड चांसेस नहीं दिया जाएगा अपने लकोना को फिल करने के लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। 21 है जी हमारे पास, वो है क्लियर एंड एक्सप्लिसिट रीजंस, जिसे हम स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ओके जी, सो हम देखते हैं जी जो है वो किस कोर्ट ने ये जो है वो बात हमें बताई है। लिख लीजिएगा जी, मोहम्मद अमीर वर्सेस मुसम्मात फजन, FAJJAN फजन, 2012 CLC 1663 लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इसको फैसला किया है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास एक और जजमेंट है इसी रेफरेंस से है, और वो है जी हमारे पास नोट कर लीजिएगा जी स्पीकिंग ऑर्डर के बारे में। ये भी PTCL वर्सेस पाकिस्तान 2020 PLD 733 कराची यानी सिंध हाई कोर्ट। इन दोनों जजमेंट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, द ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग, या जज शुड गिव सफिशिएंटली क्लियर एंड एक्सप्लिसिट रीजंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्डर मेड बाय हिम। ओके जी, सो उसका ऑर्डर जो है वो बड़ा स्पीकिंग होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर क्या है? जिसमें तमाम तक जो है वो अपनी रीजंस लिख रहा है। ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि उसने ये डिसीजन क्यों किया है। रीजन जजमेंट, रीजन ऑर्डर है उसका, ठीक है जी, मेरिट पे बेस करता है। ये जो है वो एक स्पीकिंग ऑर्डर कहलाता है। सो स्पीकिंग ऑर्डर करना, एक्सप्लिसिट या क्लियर जो है वो ऑर्डर करना, ये भी जो है वो फेयर ट्रायल होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, दैट इज द स्पीडी ट्रायल। ट्रायल कहते हैं जी बड़ा स्पीडी होना चाहिए, ठीक है, ये फेयर ट्रायल होता है। क्या है जी, इस बारे में 3-4 जजमेंट्स हैं हमारे पास, जल्दी से नोट कर लीजिए। करामत अली वर्सेस स्टेट 2017 PCRLJN 12 यानी 12 पेज नंबर 12 लाहौर हाई कोर्ट, करामत अली बनाम सरकार। दूसरा है जी खादम हुसैन बनाम सरकार 2012 PCRLJ 1847 क्वेटा यानी बलोचिस्तान हाई कोर्ट। और तीसरी है जी 2014 YLR 2714 कराची, आसम रिजवानी वर्सेस टेस्ट, ठीक है जी। सो इन सब के अंदर उन्होंने कहा देयर शुड नॉट बी इनऑर्डिनेट एंड स्कैंडलस डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, सो expeditious access to justice, so the trial must be speedy and the trial must be within the reasonable time, ठीक है। तो ये स्पीडी ट्रायल जो है, रीजनेबल टाइम में किसी केस का फैसला कर दिया जाए, ये भी फेयर ट्रायल का हिस्सा है, ठीक है जी। इस चीज को भी जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा। इसके बाद है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ओके जी, ये है जी हमारे पास बड़ा जबरदस्त केस लॉ है। 2012 PLD 664 सुप्रीम कोर्ट, suo moto action regarding allegation of business relation between Malik Riaz and Dr. Arsalan Iftikhar attempting to influence judicial process। तो ये suo moto केस था। इसमें उन्होंने क्या कहा, all people were to be deemed innocent until proven guilty after a fair trial and due process। जब तक कि कोई जो है वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस से जो है वो गिल्टी नहीं हो सकता, उस वक्त तक उसको जो है वो इनोसेंट ही समझा जाएगा। सो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज द पार्ट ऑफ द फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट एविडेंसेस। डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट एविडेंसेस, लियाकत अली चुगताई वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2013 PLD 413 लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत फैसला किया है। कहते हैं रेलेवेंट एविडेंशियल मटेरियल एट ऑल मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू द ओपोनेंट पार्टी।
ओके जी, irrespective of whether the material in question arose before, during and after hearing. ठीक है, वो कहते हैं that the relevant evidences must be disclosed to the opponent party. ठीक है जी, in the pre-trial proceedings, during trial and after trial, तीनों स्टेजेस के अंदर जो है उसको ये तमाम तर इंफॉर्मेशन देनी है, तमाम तर एविडेंसेस जो है वो अपोनेंट पार्टी को मिल जाने चाहिए। ये फेयर ट्रायल का हिस्सा होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेयर ट्रायल। इस बारे में जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो जजमेंट मौजूद है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में, वो भी जरा मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। वो है जी बिलाल अख्तर भट्टी वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुल्तान वगैरह 2015 PLD 272 लाहौर हाई कोर्ट। ओके जी, सो इसके अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स 3 असूल ये दिए गए हैं, ये डिस्कस हुए हैं, और एक असूल जो है वो ये है, यानी प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट। ठीक है जी, सो ये 3 जो हैं 4 चीजें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं इस केस लॉ के अंदर, यानी 25, 26, 27 और 28। ठीक है जी, सो ये जजमेंट इसके अंदर ये फैसला किया गया है नंबर 1 के इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, हमारा जज जो है वो किसी थ्रेट में नहीं आएगा, फैसला बिल्कुल इंडिपेंडेंट करेगा। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का जो काम है वो जुडिशरी नहीं करेगी, और जुडिशरी के जो पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव को नहीं दी जाएंगी। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, और यही फेयर ट्रायल होता है। फिर उन्होंने कहा जी पब्लिक हियरिंग। ठीक है, पब्लिक हियरिंग इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, केस जो है वो ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, लेकिन बाज ऐसे भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि केसेस जो हैं वो ओपन हियरिंग नहीं होंगे, इन कैमरा होंगे। तो अगर ये इन कैमरा का यानी लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं करता, सो द केस मस्ट बी हियर इन ओपन कोर्ट। ये भी एक फेयर ट्रायल है। नेक्स्ट है जी अवेलेबिलिटी ऑफ रेमेडी। जो रेमेडी आप अवेल करने के लिए आगे हैं, जो अपील, रिवीजन या वो केस करने के लिए आगे हैं, तो ये रेमेडी जो है वो आपको इन अकॉर्डेंस विद लॉ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल है तो फिर उस रेमेडी को जो है वो कंसीडर किया जाएगा, यही फेयर ट्रायल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको फेयर ट्रायल का कोई हक जो है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट। ये भी अंदर इसके अंदर जो है वो बड़ा जबरदस्त असूल दिया गया है। So the manners and the modes provided by the concerned statutes, so that decision must be made in those manners and those modes. जिस तरह प्रोसीजर किसी खास स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर को जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, और उसी प्रोसीजर से जो है वो डिसीजन, जजमेंट्स या तमाम जो है वो ट्रायल किया जाएगा। किसी भी सूरत जो है वो जो प्रोसीजर है उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, सो ये 4 जो है वो फेयर ट्रायल के रूल्स वहां पे दिए गए थे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं 29, 30 और 31। ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये तीनों। ठीक है जी, ये तीनों जो है वो किस प्रेसिडेंट्स के अंदर डिस्कस हुए हैं, वो है जी इशफाक अहमद खान वर्सेस PTCL। ठीक है जी, उसके अंदर जो है वो इसको डिसाइड किया गया है, और 2016 PLD 112 इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ओके जी, उसके अंदर क्या कहा गया है जी, प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ। लॉ जो भी जो कंसर्न लॉ है, जो आपका कोई केस है, जो कोई FIR है, जो आपका कोई इस्तगासा है, उसके तहत जो रिकॉर्ड जो है, जो कानून के मुताबिक आपने पेश करना है, वो रिकॉर्ड आपको पेश करना पड़ेगा। ये फेयर ट्रायल का हिस्सा है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज।
सो पार्टीज जो है उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो कोर्ट के सामने अपनी अपीयरेंस जो है वो बना सकें। उसके लिए समन नोटिस और वारंट ऑफ अरेस्ट वगैरह, अगर जो है वो क्रिमिनल केस है, ये सारे मोड जो है वो उसके लिए अप्लाई किए जाएंगे। यही फेयर ट्रायल होता है। 31 में है जी रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू लॉ हो सकती हैं, जैसे 164 की एक स्टेटमेंट होती है, वो तमाम स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसी को हम जो है वो फेयर ट्रायल कहते हैं। ओके जी। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 32 नो डेप्रावेशन ऑफ रेमेडी और दी ऑब्जेक्शंस। नो डेप्रावेशन ऑफ रेमेडी और दी ऑब्जेक्शंस, ये हमारे पास असूल जो है डियर स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास जजमेंट्स हैं। एक है जी KASB यानी कसब बैंक और लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद सलीम खान 2016 CLD 1744 कराची, एक हमारे पास ये है। और दूसरी जो हमारे पास है वो है जी चिन्योट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब 2016 PLD 293 लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो बड़ा खूबसूरत असूल लिखा हुआ है, इफ एनी लॉ प्रोवाइड्स एनी रेमेडी against any decision, against any order, against any judgment, then the party have a right to avail such remedy. Okay जी। दूसरा है no one should be deprived to raise any objection before the court of law or the before any forum. So किसी भी फोरम या कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जो ऑब्जेक्शन है वो पूरी की पूरी जो है वो रेज करने का पूरा जो है वो पार्टीज को मौका दिया जाएगा। ओके जी। सो नो डेप्रावेशन ऑफ दी क्या है जी हमारे पास रेमेडी और दी ऑब्जेक्शन है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, दैट इज दी टेक्निकलिटीज। सो देयर शुड बी नो टेक्निकलिटीज, ओके जी, टू अवेल अदर अपॉर्चुनिटीज by the concerned judge। ठीक है जी। सो टेक्निकलिटीज जो हैं उनसे जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो गुरेज किया जाएगा। क्या है जी, इस बारे में हमारे पास एक जजमेंट है अलाइड बैंक लिमिटेड वर्सेस बेकर्स इक्विटी लिमिटेड, और ये है जी 2017 CLD 663 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। Courts would not be shackled by technicalities। ठीक है जी। सो कोर्ट जो है वो टेक्निकलिटीज को सामने रखते हुए किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करेगा। सो द कोर्ट मस्ट डिसाइड्स ऑन मेरिट्स नॉट ऑन टेक्निकलिटीज। ठीक है जी। तो ये भी फेयर ट्रायल का हिस्सा होता है। ओके जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो है जी डिस्क्लोजर ऑफ द डिटेंशन। ठीक है। सो पार्टीज हैव द राइट टू टेल देम द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन। ओके जी। सो इस बारे में हमारे पास जो एक जबरदस्त जो है वो जजमेंट मौजूद है जी ऑनरेबल कोर्ट की, वो है जी हमारे पास सैयद जमान खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2017 SCMR 1249 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर बड़ा खूबसूरत जो है ये असूल दिया गया है, डिस्क्लोजर ऑफ डिटेंशन ऑफ एन एक्यूज्ड टू हिज फैमिली मेंबर्स। उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है वो किसी भी किस्म की अगर डिटेंशन हुई है किसी की तो उनको बताया जाएगा। ये फेयर ट्रायल का हिस्सा होता है। फिर इसके बाद है जी नो परसेप्शंस एंड प्रीजम्पशंस। ये भी जो है वो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो है वो हमें असूल दिया है। ये असूल कहाँ पे लिखा हुआ है? ये है जी आगा समीउद्दीन खान दुरानी वर्सेस नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये है जी 2020 PLD 365 कराची। क्या है जी, डिसीजंस कुड नॉट बी बेस्ड ऑफ perceptions and presumptions unless the same are warranted by law। so decision जो है वो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स जो करेंगी वो परसेप्शंस और प्रिजम्पशंस पे नहीं होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए।
और अगर कहीं कोई प्रिजम्पशन किसी लॉ को किसी प्रिजम्पशन की इजाजत देता है तो फिर उस प्रिजम्पशन को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास एडजुडिकेशन ऑन मेरिट्स। फैसले जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स वो मेरिट्स पे होंगे। किसी भी किस्म की जो है वो किसी को जो है वो विदाउट मेरिट जो है वो फैसला नहीं दिया जाएगा। ये है जी शाह दोस्त दश्ती वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2019 CLC 1750 लाहौर। इसमें लिखा है एडजुडिकेशन मस्ट बी ऑन मेरिट्स and in a particular mode and a particular manners provided by the statute। ओके जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी इवन हैंडेड। इवन हैंडेड का जो है बड़ा जबरदस्त जो है वो हमें एक असूल जो है वो दिया गया है इवन हैंडेड का। जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखने पहले जैनब गारमेंट्स बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2010 PLD 374 कराची सिंध हाई कोर्ट की ये जो है वो एक बड़ी जबरदस्त जो है जजमेंट है। ऑल पर्सन प्लेस्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन मस्ट बी ट्रीटेड इवन हैंडेडली एंड इन लाइक मैनर। जो लोग सिमिलर सिचुएशंस के अंदर आते हैं, यानी फर्ज कर लें कि 10 कांस्टेबल्स हैं और उन 10 को जो है वो 10 दिन की गैर हाजिरी के ऊपर डिसमिस कर दिया गया है। सो इन तमाम को लॉ कहता है कि फिर उस सब को उसी तरह ही डील किया जाएगा, किसी को किसी के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इवन हैंडेड यानी मुनसफाना और इन अ लाइक मैनर जो है वो उसका डिसीजन किया जाएगा। दैट इज द फेयर ट्रायल। ओके जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी नो ट्रांसग्रेसिंग लिमिट्स ऑफ लॉ। सो द पब्लिक अथॉरिटीज आर अंडर द लॉ कि वो लॉ को जो है वो फॉलो करें और लॉ की लिमिट्स को जो है वो क्रॉस ना करें। ये फेयर ट्रायल का तकाजा है। पब्लिक फंक्शनरीज मस्ट नॉट क्रॉस द लिमिट्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन डिफरेंट स्टैट्यूट्स इन डिफरेंट लॉज। उसको जो है वो किसी भी सूरत वायलेट नहीं करेंगी, उसको किसी भी सूरत जो है वो ट्रांसग्रेस नहीं करेंगी। ये फेयर ट्रायल का एक असूल है। और ये है जी ताहिर महमूद बनाम कासम M नियाजी 2014 PLC पेज नंबर 1199 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है। नेक्स्ट है जी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड टू मेक हिज डिफेंड फेयरली। ठीक है जी। सो जो एक्यूज्ड है उसको जो है वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा। ये स्टैट्यूट की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको तमाम डॉक्यूमेंट दिए जाएं ताकि वो अपना डिफेंस मजबूत कर सके। ये कहां पे लिखा हुआ है? ये है जी मोहम्मद जफर बनाम सरकार 2015 YLR 1446 कराची एंड सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला है। नेक्स्ट है जी नो एडवर्स ऑर्डर। एडवर्स ऑर्डर वो होता है जो कि फर्ज करें किसी में कोई नोटिस भेजना जरूरी था, किसी को कोई समन भेजना जरूरी था, लेकिन ये जो है फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई, तो फिर ये एडवर्स ऑर्डर होता है। बगैर सुने जो है वो उसको ऑर्डर पास कर देना। सो दी नो एडवर्स ऑर्डर कुड बी पास्ड। कहां पे लिखा है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बनाम इमरान अली लुब्रिकेंट्स 2019 PTD 1213 लाहौर हाई कोर्ट। ओके जी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक तवील सेशन आपके साथ, जिसमें हमने फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे जो हैं वो पूरे कर दिए हैं। जितने भी रूल्स थे 40 मैंने आपके कोशिशगुजार कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनरेबल कोर्ट जो है वो मजीद जो है आगे कोई डिसीजन देगी तो इंशाल्लाह हम वो भी आप तक लाएंगे। हमारा जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपके साथ ये कमिटमेंट है कि हमारा कोई लेक्चर भी जो है वो ऐसा नहीं होगा जो कि किसी लॉ का हिस्सा ना हो या किसी प्रेसिडेंट का हिस्सा। हम जो भी कहेंगे, जो भी बोलें, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।